हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई के लिए हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, बी है धीरेन्द्र वर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अगर चंद्रधर शर्मा की कविताओं की अगर हम बात करें, अगर इनकी कविताओं की बात करें तो जिसमें प्रसिद्ध कविताएं हैं भारत की जय, भारत भारत की जय, इसके बाद झुकी कमान, स्वागत स्वागत, झुकी कमान इत्यादि क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। झुकी कमान, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? कर्मवाच्य में होती हैं, कर्तृवाच्य में होती हैं, भाववाच्य में होती है या सभी में होती है? हम अगर वाच्य की बात करें, वाच्य वाच्य जो होते हैं क्रिया के प्रधान विषय का पता चलता है। वाच्य से क्रिया के प्रधान विषय का पता चलता है। क्रिया के प्रधान विषय का पता चलता है वाच्य से। और वाच्य के अगर भेद की बात करें तो वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कर्तृवाच्य, नंबर 2 पे आता है कर्म, उसके बाद तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार बदलता है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और लिंग वचन कारक सब किसके अनुसार बदलता है? कर्मवाच्य के अनुसार। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा साथी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य सदैव एक वचन होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, अन्य पुरुष होती हैं, भाववाच्य याद रखेंगे। और भाववाच्य अदृश्य रूप में भी होती हैं। किस रूप में? अदृश्य रूप में भी होती हैं। अदृश्य रूप में होती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। अगर हम समास की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। इसका क्या अर्थ होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जिसके टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो अव्ययी भाव समास पहले होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय के बाद बहुव्रीहि समास। कितने टोटल समास होते हैं? टोटल 6 समास होते हैं। और त्रिलोचन यानी अगर किसी अन्य यानी विशेष अर्थ के लिए अगर प्रयुक्त हो जाए, त्रिलोचन का मतलब होता है 3 नेत्र वाले। 3 नेत्र वाले अर्थात शिव जी। यहाँ पे तीसरे अर्थ की प्रधानता है, यानी शिव जी का संबंध है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे तीसरा अन्य पद प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे 3 नेत्र वाले के लिए बात हो, यानी शिव जी के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। भक्ति रस को कहते हैं, श्रृंगार को कहते हैं, हास्य को कहते हैं, वात्सल नहीं होता, ये वात्सल्य होता है रस। वात्सल रस के अगर स्थायी भाव की हम बात करें, इसका स्थायी भाव होता है रति अथवा प्रेम। माँ का प्रेम जो होता है, रति अथवा प्रेम, ममता यानी माँ का प्रेम।
बच्चों के लिए, माँ का प्रेम। हास्य का अस्थाई भाव होता है हंसी, हंसी या हास कहते हैं। श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति अथवा प्रेम, रति अथवा प्रेम होता है। उज्ज्वल रस और मधुर रस भक्ति रस में प्रयुक्त होते हैं, भक्ति में प्रयुक्त होते हैं। भक्ति में प्रेम, आकर्षण और मिठास होता है, तो उसमें उज्ज्वल रस और मधुर रस भी कहते हैं। अगला बताएंगे, इनमें से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? उप उपसर्ग उर्दू का है भर है, अन है, अल है। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद होते हैं, आप कह सकते हैं। पहला होता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग होता है। दूसरा होता है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तीसरा उर्दू के उपसर्ग होते हैं, तीसरा उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उर्दू उपसर्ग। हिंदी की अगर उपसर्ग की बात की जाए तो इसकी टोटल संख्या कितनी है? 10। हिंदी के टोटल 10 उपसर्ग हैं। संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग हैं और उर्दू भाषा के टोटल 19 उपसर्ग हैं। उर्दू भाषा के 19 उपसर्ग हैं। कुछ उपसर्ग आपके सामने उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हैं, जैसे इसमें आता है अल, अल एन कम, अल एन कम, ये सब क्या हैं? उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। खुश भी उर्दू भाषा का उपसर्ग है। गैर, दर, ये सब क्या है? उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। अगर संस्कृत भाषा के उपसर्ग की बात की जाए तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग में अति आता है, अति, अधि, अति, अधि, ये सब क्या है? अनु, अनु, अप, अभी, अप, अभी, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। हिंदी भाषा के उपसर्ग की बात की जाए तो उसमें अ, अध, ऊन, उन, नी, बिन, ये सब क्या है? भर, ये सब क्या है? उपसर्ग हिंदी के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल जो है उर्दू भाषा का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत की ज्यों की त्यों शब्द वही तत्सम होते हैं। पंख, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रगट। प्रगट कैसा शब्द है? प्रगट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगर पंख की बात की जाए, पंख का पक्ष होगा, पक्ष क्या है? तत्सम शब्द है। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, प्रस्तर। पंछी का पक्षी हो जाएगा, पक्षी। ये क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाए। अगर प्रगट के तद्भव की बात की जाए, तद्भव प्रगट का हो जाएगा प्रगट, प्रकट का प्रगट हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। यात्रा है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, उत्तर साधु, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। अतिथि के समानार्थी शब्द की बात अगर हम करें तो जिसमें मेहमान आते हैं, मेहमान, साधु, साधु, यात्री, साधु, यात्री, अग्नि, अग्नि भी अतिथि के अनेकार्थी शब्द में शामिल है। अपरिचित व्यक्ति भी, अपरिचित व्यक्ति अतिथि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यज्ञ में सोमलता लाने वाला, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, साधु, यात्री, ये सब क्या हैं? अतिथि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर के अनेकार्थी शब्द में उत्तर दिशा आता है, उत्तर दिशा। जवाब जिसे कहते हैं जवाब, जवाब, ये सब क्या है? हल की बात करें, हल, पिछला, अतीत, ये सब क्या है? उत्तर के अनेकार्थी शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अगर अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश टोटल कितने होते हैं? 7। अपभ्रंश कितने होते हैं? टोटल 7 अपभ्रंश हैं, जिनमें से कुछ अपभ्रंश आपके सामने है। अपभ्रंश की संख्या की बात की जाए तो टोटल अपभ्रंश 7 होते हैं, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अलावा राजस्थानी, राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी, गुजराती,
भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, जिनमें आप देखेंगे, जिसमें आता है ब्रज, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, कन्नौजी, हरियाणवी, हरियाणवी और बांगरू, बांगरू। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बांगरू क्या होती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सॉरी, यहाँ पे बांगरू हरियाणवी को ही कहते हैं। यहाँ पे एक आ जाएगा बुंदेली, बुंदेली। भाषाएं देखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली है, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है। पैसाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। पैसाची के अंतर्गत लहंदा, लहंदा और पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत टोटल 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं, जिसमें आपको अवधी, अवधी बोली, बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो बिहारी हिंदी मागधी से, सॉरी, मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, बिहारी का विकास हुआ है। बंगाली का विकास हुआ है, बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया सब क्या है? मागधी से विकास हुआ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां? 3, जिसमें भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। अगर उज्ज्वल शब्द की वर्तनी की बात करें तो ऊ रहता है, फिर आधा ज 2 बारी रहता है, फिर वह रहता है, इसके बाद ल रहता है। ये उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है, याद रखेंगे, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, इसका क्या आंसर होगा? इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अल है, लू है, आलू है, अलू है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होते हैं। शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रयुक्त होकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे तंद्रालु शब्द की बात की गई है। तंद्रालु में तंद्रा में लू प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? लू। तंद्रा में लू प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही था। बताएंगे साथी आपका स्कोर 10 में से कितना हुआ, 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ है। 10 ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करी है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।